हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो डिस्कशन है क्लास 11th केमिस्ट्री और 23-24 का, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और टोटल क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा। तो चलो हम छोटा सा बोर्ड पे लिखें, उस बात को बता दें। वो हालांकि बता दिए हैं। क्लास 11th मॉडल पेपर 23-24 केमिस्ट्री, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या 40, एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो देखो एक एक क्वेश्चन, हम एक बात बता देता हूँ, एक एक क्वेश्चन जो है इसमें कर लेंगे और करने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और एग्जाम में कुछ जैक बोर्ड का ये थोड़ी सी अवधारणा बोल लो या कंसेप्ट समझ लो, मतलब इससे कॉपी होने की संभावना, बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम हूबहू दे देगा, लेकिन ऑप्शन चेंज करके देगा। तो मैं एक बात बताता हूँ, सबसे पहले इस क्वेश्चन को और इतना कर लेंगे, उसके बाद जो इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को मैं बोर्ड के बगल में लिखता जाऊँगा और करता जाऊँगा। तो चलो हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सिग्निफिकेंट पूछा है, क्या पूछा है? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 1260। तो एक बात बता देता हूँ, 1260 जो होता है ना, वो जो अगर सिग्निफिकेंट में आंसर मारने की बात आई तो 3 मारूंगा, एक 1, एक 2, एक 3, टोटल 3 होगा। सर आप 0 क्यों नहीं बोल सकते? तो 0 में इसलिए नहीं बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंट तब माना जाता है 0 के जब मान लो कि 2 और 4 के बीच में अगर 0 आएगा तब इसको सिग्निफिकेंट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। अगर 2 और 4 के बाद 0 आएगा तो इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। बात समझ आएगा? तो इसमें सिग्निफिकेंट 3 हो जाएगा जबकि इसमें 2 हो जाएगा। तो वही कंसेप्ट, ये रूल है जो फिजिक्स में भी पढ़ाया गया, केमिस्ट्री में पढ़ाएगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। इसका आंसर मैं फाइनली बता देता हूँ। इसका आंसर हम लोग को कितना हो जाएगा? 3। अब एक बात बताओ, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड किसका? एसिटिक एसिड है। ये एसिटिक एसिड हम लोग सबको जानते हैं, जिसका फार्मूला दे दिया है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला पूछा है। क्या है फार्मूला? CH3 डबल बॉन्ड H। तो इसको पहले ऐड कर लो। ऐड का क्या मतलब ये है कि कार्बन 1 2, तो C2 लिख सकते हैं हम लोग, 3 और 1 4, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना? 1 और 1 2। इंपेरिकल पूछे ना तो सबसे आसान क्वेश्चन इंपेरिकल होता है। मैथ तो सभी बच्चे को आते होंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो। क्या ले लेगा? 2। तो बताओ यहाँ 2 कॉमन आ गया तो C बचेगा। यहाँ से 4 था तो 2 बाहर जा चुका तो CH2 बचेगा, और ये 2 तो बाहर जा चुका है तो वो बचेगा। अब बताओ ये 2 को नहीं देखना है, सिर्फ इसको देखो। कौन सा ऑप्शन में लाइक किया बताओ तो? देखो ऑप्शन नंबर कौन सा? एक ही ऑप्शन में तो दिख रहा है हम लोग को। बता कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। मैं बगल में एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, बात समझ में आया क्या? आंसर तो दे दिया है लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर देता हूँ, साइड में थोड़ा सा मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, शायद आंसर लिख लिया होगा। क्या पूछा है, क्या दिया है वो देख लो। इफ यू हैव 300 ml, 300 ml दिया हुआ है और उसका मोलारिटी कितना है? 1.5 दिया हुआ है। किसका? NaCl का था। हाउ मेनी ml, मतलब कुल मिलाकर के वॉल्यूम पूछ रहा है ऑफ 4.5। जब इतना मोलारिटी हो जाएगा तब क्या होगा? तो हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा एक फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं, उतना तो नहीं लिखूंगा मैं, ऑब्जेक्टिव टाइप है तो मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल अपने तरीके से करता हूँ, ठीक है ना? तो हम लोग जानते हैं क्या, M1 × V1 इक्वल टू M2 × V2। ये तो हम लोग जानते हैं, मतलब ठीक है। अब क्या क्या दिया वो पढ़ो। ml मतलब V1 दिया हुआ है, गिवन क्या? V1 कितना है? 300 ml। M1 कितना दिया? मोलारिटी कितना दिया हुआ है? 1.5 m। अब देखो आगे भी पढ़ो, क्या बोला? M2 दे दिया है। क्या दे दिया? M2 दे दिया है। कितना दिया है? 4.5 m। लेकिन पूछा क्या है? ml पूछा है। इसका मतलब तुमको V1 दिया था तो V2 पूछ रहा है। अब बताओ V2 क्या होगा? तो हम लोग ये तो फॉर्मूला जानते हैं, M1 × V1 इक्वल टू M2 × V2। तो वैल्यू डाल दो, कुछ नहीं करना है। M1 का वैल्यू कितना? 1.5 इंटू V1 का वैल्यू कितना? 300 ml इक्वल टू चिन्ह देना है। M2 कितना? M2 दिया हुआ है 4.5 इंटू V2 तो ही पूछा है, तो V2 निकालना यहाँ से। बोले ठीक है सर। अब एक बात बताओ, इसको जैसा है वैसा ही लिख दो। लिख दिया। ये मल्टीप्लाई में क्या इसको डिवाइड में कर सकते हैं क्या? ये मैथ वाला थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगानी है, तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, पॉइंट से पॉइंट टूट जाएगा, हाँ या ना? अब बचा क्या?
15 इंटू 15 इंटू 300 अपन 45 इक्वल टू V2। अब एक बात बताओ, 15 तिया 45, कितना बचेगा? 100 आएगा, फिर कट जाएगा 3 से 100, तो V2 हम लोग को कितना आ जाएगा आंसर? 100 ml। क्या देखो ऑप्शन में दिया है क्या हम लोग को? एकदम दिया होगा, देखो तो, हाँ शायद ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हम लोग को फाइनल आंसर आ गया। अब देखो मैं फिर से इसको इरेज कर रहा हूं, तो देख लो, या स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। हाँ अब सुनो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी ठीक क्वेश्चन है, मैं बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगा लेकिन ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, सबसे ज्यादा एटम किसमें होगी? तो एक बात बता देता हूं, सबसे पहले मैं एक तरीका बता देता हूं, मोल निकालो सबका। ऑप्शन नंबर ए का मोल निकालो, ऑप्शन बी का मोल निकालेंगे, मतलब ऑप्शन सब ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में Au है, क्या है? Au है। ऑप्शन ए में सोडियम है, ऑप्शन सी में लिथियम है और ऑप्शन डी में क्लोरीन है। अब चलो एक बात बता देता हूं, मैं एक इसके पहले जब ऑप्शन में लिख लिया, ऑप्शन चेक करूंगा, तो एक बात बता, और सभी में 1-1 ग्राम है, 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम। तो इससे पहले हम लोग करने से पहले इसका एटॉमिक नंबर लिखो। मैं लगभग डेटा लिख देता हूं। इसका एटॉमिक मास जो होता है Au का 108 होता है। कितना होता है एटॉमिक मास? कितना? 108। किसका? Au का। हाँ ऊपर नीचे हो सकता है डिजिट में, वो अपना देख लेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। सोडियम का 11 दूनी 22 23 हो जाएगा एटॉमिक मास। लिथियम का 3 × 6 7 मतलब 7 हो जाएगा। क्लोरीन का 35.5 होता है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 71 हो जाएगा। हाँ या ना? और शायद हम लोग एक बात हम लोग बचपन में सिखाया गया, बचपन में क्या 11th में सिखाया गया होगा, मोल निकालने का फॉर्मूला। तो मोल इक्वल टू एक फॉर्मूला तुम लोग जानते होंगे, क्या? गिवन मास। लिख देता हूं एक फॉर्मूला, ठीक है ना? गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास बाय मोलर मास। अच्छा एक बात बताओ, गिवन मास तो दिया है सभी के लिए, सभी के लिए क्या ग्राम है? सभी के लिए देख लो, तो गिवन मास 1 ग्राम है, और मोलर मास जो होता है इसका कितना? 108 होता है। तो इसको कुछ छेड़छाड़ मत करो, ऐसा ही छोड़ दो, ऐसा ही लिख दो। अभी बोले पता चल जाएगा कि कौन लार्जेस्ट है कौन छोटा, पता चल जाएगा। अब इसी तरह सोडियम का निकालो। सोडियम का भी 1 ग्राम दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे, सोडियम का 1 ग्राम है, तो ग्राम नहीं लिख रहा हूँ, अपॉन गिवन मास कितना? 23। बोला ठीक है सर। अब एक बात बताओ, इसका भी निकाल लो, गिवन मास भी इसका लिथियम का 1 दिया है 1 ग्राम, तो 1 लिख लो अपॉन 7। अब बताओ क्लोरीन का भी है, तो 1 ग्राम दे दिया है गिवन मास अपन मोलर मास 71। अच्छा थोड़ी सी मैथ वाली बुद्धि लगाओ, ये इतना आ गया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये 1 को 108 से डिवाइड किया जा रहा है, ये 1 को 23 से डिवाइड किया जा रहा है, और 1 को 7 से डिवाइड कर रहा है, और 1 को ही 71 को डिवाइड कर रहा है। तो बता सबसे छोटा अगर बात करें तो यही होगा। कितना बंटवारा हो रहा है? 108 का बंटवारा होगा, जबकि और सबसे बड़ा की बात करें ना, थोड़ी सी मैथ वाली आती होगी, और नहीं आ रही तो मोबाइल लेकर के डिवाइड कर लेने का, देख लेने का, समझ में क्या? तो देखो सबसे छोटा ये, और सबसे बड़ा की बात करूं तो देखो ये 7 है, इस 7 का 1 का 7 का ही बंटवारा होगा। तो सबसे बड़ा मैं बात करूं तो लिथियम का होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी देखो कहीं दिया हुआ है क्या? ये रहा ऑप्शन नंबर सी हम लोग का होगा आंसर। बात सभी को समझ में आ गया होगा क्या? ये था छोटा सा कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट एक बात बता देता हूं, ये कंसेप्ट कहीं कहीं आ जाता है, कभी बहुत ही प्यारा छोटा सवाल है, प्यारा सवाल है, इसको मैं इस बात को मैं मानता हूं। तो मैं इसको अब इरेज करता हूं, जिसको स्क्रीनशॉट करना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चले हम आगे। अब देखो मैं अब इसको इरेज कर दे रहा हूं। हाँ अब बात आती है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर हम लोग को 4 तक हो चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन। ये देखो हर बार यहाँ डिजिट चेंज कर सकता है, ब्रोमीन के जगह में कुछ भी डाल सकता है, लेकिन कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ वही कंसेप्ट से बनेगा। तो क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन भी पूछा है, प्रोटॉन भी पूछा है, और न्यूट्रॉन भी पूछा है। तो एक बात बताओ क्या दिया है, पहले लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या निकालना है? Br ये 35 है ब्रोमीन, और इसका दिया है 18। तो एक बात बता देता हूं, प्रोटॉन भी पूछा है, इलेक्ट्रॉन पहले लिखता हूं, क्या कि
इलेक्ट्रॉन पहले लिखा था इलेक्ट्रॉन भी पूछा है, प्रोटॉन भी पूछा है और न्यूट्रॉन भी पूछा है। तीनों निकालने का तरीका एक ही है, मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, न्यूट्रॉन बाकी वो सब सेम है। प्रोटॉन की बात करें, जो एटॉमिक नंबर होता है, ये जो होता है सो एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, ध्यान से सुनेगा, जो नीचे वाला होता है, नीचे वाला जो है 35 वो एटॉमिक नंबर है। क्या है, एटॉमिक नंबर। और जो एटॉमिक नंबर होता है उसी को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की भाषा में जो बोला जाता है उसको बोला जाता है प्रोटॉन। क्या बोला जाता है, प्रोटॉन्स। और जो प्रोटॉन होता है, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो इसका मतलब हम लोग को पता चल गया कि प्रोटॉन जो है सो 35 है। इसका मतलब प्रोटॉन कितना हो गया, 35। बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, प्रोटॉन 35 आ गया। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, जो दिया है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो आराम से जो प्रोटॉन होगा वही उसका इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब प्रोटॉन 35 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 35 होगा। सर अगर प्लस माइनस दे दिया तो बाद की बात आती है, लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूं वो देख लो। अगर प्लस दिया तो प्रोटॉन में जितना प्लस देगा वो घटा देगा, और अगर माइनस दिया तो प्रोटॉन में जोड़ देगा। बस इतना बता दिए, इतना तो समझ सकते हो। प्रोटॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब न्यूट्रॉन निकालने की बात आती है। न्यूट्रॉन सबसे फर्जी है, कुछ मत करो, ऊपर वाला में से नीचे घटा दो, मतलब 80 - 35 कर दो, बस जो आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर। तो शायद 45 आएगा, शायद क्या हम कह सकता हूँ कि 45 आएगा। अब जिसका कैलकुलेशन ढीला वो अपना देख लेगा। तो ऑप्शन नंबर देखो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 35, 35, 35, 35, 45। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हम लोग को सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन कर दिया, जिसको स्क्रीनशॉट करना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, बोलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये बोलता है, मैं हटा दे रहा हूं, आप सुनो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही मस्त छोटा सा सवाल है और अच्छा सवाल है। ये एक वर्ड आएगा प्लैंक कांस्टेंट, उसका वैल्यू तुम लोग को याद ही होगा जहां तक हमको लगता है। तो व्हाट विल बी द वेवलेंथ, वेवलेंथ की बात आती है तो मैं अभी फॉर्मूला लिख भी दूंगा, वेवलेंथ क्या होता है बताऊंगा। ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वेवलेंथ पूछ रहा है, मतलब लैम्बडा पूछ रहा है। और लैम्बडा का वैल्यू में पहले हम लोग जानते हैं, लिख भी देता हूं, वी नो दैट। मैं शॉर्ट भी बना सकता हूं लेकिन थोड़ा सा लिख देता हूं, कुछ बच्चे को हो सकता है नहीं पढ़ा हो तो उसके लिए हम लोग जानते हैं कि लैम्बडा क्या, लैम्बडा इक्वल टू, इसी को वेवलेंथ बोलते हैं, पढ़ा भी होगा। तो वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल टू H/μ, H/μ। तो क्या यहाँ वेवलेंथ H लैम्बडा इक्वल टू H/m/b। H क्या वेवलेंथ लिखूंगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, H प्लैंक कांस्टेंट में लिख दूंगा उसका वैल्यू, m क्या मास जो ऑब्जेक्ट होगा, v वेलोसिटी तो मैं बोल दिया हूं। तो h का वैल्यू अगर मैं बात करूं तो तुम लोग जानते होंगे, h इक्वल टू, सुनो ध्यान से, 6.626 इंटू 10 के पावर -34 किलोमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये इसका यूनिट होता है। यूनिट चेंज हो सकता है, ठीक है ना, यूनिट अपने अपने जगह में चेंज होता है। तो मैं यहाँ जिसका जरूरत है मैं लिख दे रहा हूँ, हालांकि मैं यूनिट का उतना जिक्र करूंगा। सर केजी में क्यों लिए, तो केजी में दिया हुआ देख लो, केजी में दिया था ना, इसीलिए मैंने केजी में लिया। तो चलो आओ, वेवलेंथ इक्वल टू लैम्बडा इक्वल टू एच का वैल्यू डाल दो 6.626 इंटू 10 के पावर -34। यूनिट नहीं लिखूंगा, एम मास दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, गिवन, लिख भी देता हूं अगर दिक्कत होगा तो। मास दिया हुआ 0.1 kg, भी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, तो दिया हुआ था। तो चलो ठीक है, तो एम का वैल्यू कितना, 0.1 इंटू 10 के पावर 1 इंटू भी का वैल्यू 10 है। तो देखो लैम्बडा इक्वल टू 6.626 इंटू 10 के पावर -34। अब देखो 0.1 इंटू 10 करेंगे तो 1 ही आएगा, देख लेना चेक करके, तो 1 लिख दो। अब लैम्बडा इक्वल टू 6.626 इंटू 10 के पावर कितना 34 माइनस का। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में लाइक किया है। शायद एक ऑप्शन इसका मिस्टेक था तो मैंने ऑप्शन को थोड़ा चेंज कर दिया, जहां दोनों सेम दे दिया था, तो ये ठीक है। तो देख लो ऑप्शन नंबर शायद हम लोग को कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेगा इधर क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। ये थोड़ा सा डेटा रटाफिकेशन की बात मैं बोल देता हूँ, क्योंकि नोट्स का ही क्वेश्चन डाल दिया उठा करके सेम टू सेम। द सीरीज ऑफ लाइन्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन का मतलब ये होता है कि ये बाल्मर सीरीज, पीफन सीरीज, लाइमन सीरीज, ये सब सीरीज जो होता है सब क्लास में बताया गया था। तो उसमें से अगर मैं विजिबल रीजन की बात करूँ ना, तो एक ही एक ऐसा सीरीज है जो विजिबल रीजन में आता है, जो कौन सा है, बाल्मर सीरीज। ये मतलब तुमको खुद दिमाग में ही रख लेना है, बात समझ में आया क्या? क्वेश्चन नंबर 7 तो ये एकदम एग्जैक्ट डेटा बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज डिफाइन क्या 3 डायमेंशनल शेप, 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो 3 डायमेंशनल में देखो 4 होता है, एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल, तीसरा मैग्नेटिक और चौथा जो होता है सो ये स्पिन क्वांटम नंबर होता है। तो जो 3 डायमेंशनल की बात करेगा और वो शेप की बात करता है वो होता है, ये भी नोट्स का ही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया, ये भी है तुम्हारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलता हूँ। ये मैं एकदम एग्जैक्ट डेटा की बात बता रहा हूँ, बाकी बात अब जो मैं चलूंगा एक्सप्लेनेशन की ओर चलता हूँ। आ जाओ इधर। क्या बोला, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2 मेथड बताऊंगा, ध्यान से देखना। एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना, 3 है। तो चलो आओ, n इक्वल टू अगर 3 देता है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो दे दिया 3। तो अगर बात करूं ऑर्बिटल की, तो इसमें से ऑर्बिटल निकालने का तरीका देखो, L0, L1 और L2। अगर 3 देगा तो 0, 1, 2, 3 जितना देता है उसमें से हमेशा घटा के लिखेंगे, किसको, ऑर्बिटल निकालने के लिए। तो याद करो, जब L इक्वल टू 0 होता था तो S बोलते थे, L इक्वल टू 1 होता था तो P बोलते थे, और L इक्वल टू 2 होता तो D बोलते थे, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, S में ऑर्बिटल पूछा है, ऑर्बिटल सर क्या होता है, तो ऑर्बिटल के बारे में बता देता हूं। जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की पॉसिबिलिटी हो या प्रोबेबिलिटी हो उसको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। तो याद करो, S में एक ऑर्बिटल होता था, ये पढ़ा भी होगा और पढ़ाए भी है। एक A ऑर्बिटल 1 हो गया। P में जो होता है सो 3 ऑर्बिटल होता है, 1, 2, 3। और D में जो होता है सो 5 ऑर्बिटल होता है, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। और यही पूछा है हम लोग को, क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो देखो, एक यहां से 1 और 3 प्लस 5, कितना टोटल कितना जाएगा, 9, जो कि 9 ऑप्शन में दिया हुआ है, ये रहा फाइनल आंसर। लेकिन ये तरीका हम लोग को सब्जेक्टिव मेथड माना जाता है। कौन सा मेथड, सब्जेक्टिव मेथड। थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाता है और हम लोगों को पसंद नहीं करता हूं। तो इसके लिए ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स ये है कि अगर n का वैल्यू 3 है तो कुछ मत करो, ऑर्बिटल निकालने का तरीका होता है 3 का मतलब n स्क्वायर होता है, क्या, n स्क्वायर। n का मतलब 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मतलब 9। अब देख लो कौन सा मेथड तुम्हें ठीक लगा, इसी को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। अब देख लो 9 दिया है, ये भी दोनों तरीका मैंने बताने का कोशिश किया और दोनों तरीका का आ गया होगा समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 9, ये 9 तो समझ में आ गया, 9 का आंसर भी 9 आया, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं इधर ताकि लिखने में कोई तरह का दिक्कत ना हो। अब सुनो, अगर मैं बात करूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विच आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत अच्छे पॉइंट है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सीख लो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं एक लाइन में अगर बताऊं तो आइसो का मतलब होता है सेम, क्या, आइसो का मतलब सेम, और इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सेम होगा। अब क्या चीज सेम होगा, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो सर इलेक्ट्रॉन निकालने कैसे निकाला जाता है, तो वो भी बता देता हूं। एटॉमिक नंबर जानते हो ना, तो किसका पूछा है, CH4 का पूछा है, तो CH4 लिखो। अब इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका वही है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बोल लो। अब बताओ, कार्बन का प्रोटॉन 6, प्रोटॉन 6 तो इलेक्ट्रॉन भी 6, तो 6 लिखा मैंने। प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 4 हाइड्रोजन है तो 4 × 1 करेंगे तो कितना 4 आ जाएगा। सर प्रोटॉन निकला कि इलेक्ट्रॉन निकला, तो जब इस पर कोई चार्ज नहीं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं।
तो ये 4 आ जाएगा, तो टोटल कितना आ गया 10 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन 10 आ गया। CH4 का इलेक्ट्रॉन्स कितना आया 10। अब एक बात बताओ, ऑप्शन चेक करो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, पहला ऑप्शन नंबर ये, सोडियम का एटॉमिक नंबर शायद तुम लोग जानते होंगे 11, और इसका मतलब ये 11 इलेक्ट्रॉन है, क्या 11 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन का ऑप्शन नंबर बी, आर्गन मतलब 18, और 18 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर सी नियॉन जो होता है सो 10 होता है, इस सब तुम लोग एटॉमिक नंबर आदि होगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो इसका इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। और ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर कितने होते हैं 12 होते हैं, तो 12 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, अब बताओ कौन सा ऑप्शन में सेम होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सी मतलब नियॉन। अब देख लो ऑप्शन नंबर सी का कहीं पे है नियॉन, देख लो ये रहा हम लोग को फाइनल आंसर। क्या इतनी बात तो सबको समझ में आ गया होगा, कैसे निकालते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आइडिया लग गया होगा। इलेक्ट्रॉन्स निकाला मतलब प्रोटॉन, अब प्रोटॉन सर क्या होता है एटॉमिक नंबर, सीधा एक लाइन अगर बताऊं तो। बोला ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, आउट फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन विच एलिमेंट्स हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मैं एक बात बताऊं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछता तो मैंने बता रखा, इसको भी हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन किसी को ना हो, शायद लिख भी लिया होगा, देख लेना और समझ भी गया होगा। तो देखो अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 की, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछता कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता, तो एक ट्रिक है, ट्रिक्स ये है कि फोन के नाम से याद रखेंगे, FON इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन ये पूछा ही नहीं है। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, लेकिन ये नहीं पूछा है, पूछा कुछ और ही है। क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो एक बात बता देता हूं, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा की अगर बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तो क्लोरीन होता है, या तो तुम दिमाग में फिट कर लो या जो भी करना है कर लो। तो क्लोरीन दिया है ऑप्शन नंबर डी में। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 तक हो चुका था। अब सुनो, 11 हम लोग किए थे तब 12 बाकी, 12 से हम लोग स्टार्ट हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव, वर्ड पे ध्यान देना, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो एक बात बता देता हूं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात करो तो देखो दो वर्ड इस्तेमाल किया है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को पहचानने का सिंपल तरीका है, अगर लार्जेस्ट बोले तो कैसे पहचानेंगे और स्मॉलेस्ट बोले तो कैसे पहचानेंगे, जिसके सर पे जितना प्लस, पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जिसके सर पे देखो यहाँ Mg है, एल्युमिनियम है, Mg एल्युमिनियम 3+, जितना ज्यादा प्लस उसका साइज उतना ही छोटा। बात समझ में आया क्या? तब देख लो सबसे स्मॉलेस्ट यही तो है, सबसे ज्यादा प्लस है मतलब सबसे छोटा होगा। अब आगे हम चेक करेंगे नहीं, देख लो Mg 2+ है, ये तो इससे तो ही बड़ा होगा। तो स्मॉलेस्ट बोला है तो ये एल्युमिनियम 3+, और इस सबसे बड़ा जो होगा सो मैग्नीशियम होगा। तो ऑप्शन डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो मैं एक बार सिंपल फिर अपने भाषा में बता देता हूँ, जितना ज़्यादा प्लस उसका साइज उतना ही छोटा, सीधा लाइन एकदम सिंपल। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्या बोला है, द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो देखो ये S का, P का, D का, F का वो पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया था। तो मैं एक बात बता देता हूं, अगर S ब्लॉक का पूछे, S ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो NS 1 से लेकर 2 तक ये S ब्लॉक एलिमेंट का है। P का अगर पूछे NS2 NP 1 से लेकर 6 तक, P ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर D का पूछे तो कुछ मत करो, सेम उसी तरह N-1 D 1 से 10 तक। अब देख लो ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है, डी ब्लॉक का पूछा है, F का पूछता तो F हो जाता है ये नंबर, तो D का पूछा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, C। तो ये तो तुम लोग क्लास में ही लिखाया गया था और नोट्स में भी लिखाया गया है, ठीक है ना, तो ये तो पता चल गया होगा। अब क्या पूछा है, द डायपोल मोमेंट ऑफ BeCl2, BeCl2, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे बार बार रहने से अच्छा इसको हटाऊँ। तो देखो BeCl2 का डायपोल मोमेंट पूछा है, तो BeCl2 का पहले फिगर बनाओ, BeCl2 का क्या बना, फिगर।
तो फिगर देखो तो BE का एक Cl इधर लगाओ, एक Cl इधर लगाओ। देखो ये Cl इधर खींचेगा और ये Cl इधर से खींचेगा। सर ये कैसे खींचता है? तो क्लास में ही बताया गया है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि क्लोरीन इसके ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, मतलब 180 डिग्री। तो मतलब कितना जीरो कितना हो जाएगा? अगर सिंपल लाइन में बताऊं तो इधर और इधर तुम्हारा जीरो आएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन में लाइक कर रहा है तुम्हारा जीरो, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर क्लास में भी बताया गया था, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका ये है, किसका? O2 का। तो दो तरीका है, तो वही तरीका अभी मैं बताऊंगा जो आसान होगा। तो मैं O2 का तुम लोग अगर सीखते आया होगा एक हमेशा बचपन से लेकर अभी तक, तो O2 का हमेशा ऑक्सीजन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। वो कैसे बनाता है वो बाद की बात आती है, लेकिन ये बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 होगा। अब देखो कितना आगे बॉन्ड ऑर्डर? 2 आगे बॉन्ड ऑर्डर। कैसे सर? तो डबल एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, और जो बॉन्ड है ना यही इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2। अब देख लो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो देखो द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का शेप पूछा है। तो वाटर मॉलिक्यूल मतलब पहले वाटर लिखो, और वाटर का अगर मैं बात करूं क्लास में ही बताए थे, वाटर का स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे ही बनता है। कैसे? ऐसे एक लोन पेयर इधर रहता है और एक लोन पेयर इधर रहता है। अच्छा तुम लोग को कैसा फील हो रहा है? ऐसा फील हो रहा है ना, ऐसा दिख रहा है ना? इसका मतलब क्या कैसा? अगर मैं शुद्ध हिंदी पूछूं तो मुड़ा हुआ बोल सकते हैं ना? मुड़ा हुआ को बोलते हैं बेंड। क्या बोलते हैं? बेंड। और नहीं तो मैंने क्लास में बताया हूं, अभी मैं ट्रिक बता दिया कि वाटर हमेशा ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों लोन पेयर के कारण ये थोड़ा सा दबा देता है और ये दोनों बॉन्ड मुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं बेंड। तो देख लो कौन सा ऑप्शन में बेंड दिख रहा है तुम लोग को? बेंड तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी तो ठीक है, बेंड पता चल गया, ये वाटर का शेप पता चला। अब अगर 17 की बात करूं तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ किसका? CH4। तो CH4 को पहले इधर लिखो। अब CH4 को अगर मैं बात करूं थोड़ा सा एक्सपेंड करने की, तो C लिखो, और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, तो एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर। सिग्मा कितना? तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा के लिए याद करो, कुछ मत करो, 4 सिग्मा है तो sp लिख लो और हमेशा घटा के लिख दो। क्या लिख देगा? 4 सिग्मा तो sp लिख लो, घटा के लिखेगा तो 3 हो जाएगा ना, तो हाइब्रिडेशन उसका sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3। तो देख लो sp3 किसमें है? ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ऑप्शन नंबर सी लाइक कर गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है वो देखो, पढ़ लो क्वेश्चन। क्या 18 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है क्या? अब देखो the enthalpy of all elements in their standard state। एक मैं लाइन बता देता हूं, बहुत जैसे पंच लाइनें होती है ना, उसी तरह पंच लाइनें मैं बता रहा हूं। जैसे स्टैंडर्ड का वर्ड जब दिख जाए ना, तो स्टैंडर्ड का मतलब डायरेक्ट बोल देना, स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता, वो डायरेक्ट जीरो होता है। देख लो ऑप्शन कौन सा जीरो दिख रहा है? लेस देन जीरो है, जीरो नहीं है, एग्जैक्ट जीरो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। मतलब स्टैंडर्ड का वर्ड का मतलब होता है जीरो ही होता है। बात समझ में आ गया? ये क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करता हूं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर द आइसोथर्मल, यही मेन वर्ड है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब होता है, सॉल्यूशन कर रहा हूं, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट? टेम्परेचर कांस्टेंट। और टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब, इसका मतलब सर डेल्टा T0 या T0। तो T कुछ होता नहीं है, T का मतलब होता है टेम्परेचर, लेकिन ये बताता है डेल्टा T चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर ही जीरो होगा, ये वाला जीरो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लाइक किया हम लोग का? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि एग्जैक्ट टेम्परेचर जीरो नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग को चेंज ऑफ टेम्परेचर जीरो होगा। तो मैं इसको हटा देता हूं। ये कौन सा हो गया हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 19। 20 क्या बोलता है? ध्यान से देखो, 20 क्वेश्चन मस्त है, थोड़ी सी बुद्धि लगाने वाली क्वेश्चन है, तो मैं इसको हटा देता हूं। तो देखो 20 नंबर क्या बोलता है? फॉर द रिएक्शन 2Cl गैस से Cl2 गैस में जा रहा है, और साइन कन्वेंशन पूछा है, मतलब किसका? डेल्टा H और डेल्टा S। तो एक बात पहले मैं आराम से लिख देता हूं, डेल्टा H पहले पूछा है, फिर डेल्टा S। डेल्टा H की बात करूं तो एंथैल्पी होता है। क्या होता है? एंथैल्पी।
और डेल्टा एस की बात करूं तो ये एंट्रोपी होता है। अब एक बात बताओ, डेल्टा एच इंथैल्पी को अगर दूसरे भाषा में बोलूं तो हीट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हीट के नाम से। और एंट्रोपी के नाम से अगर मैं बात करूं तो एंट्रोपी को क्राउड एरिया मान लो। क्राउड मतलब समझ रहा होगा, भीड़ भाड़ की बात कर रहा हूं। अब ये क्राउड एरिया है, क्राउड एरिया है तो देखो क्वेश्चन पे आता तब समझ में आएगा। क्या दिया क्वेश्चन? 2Cl गैस से कहाँ गया? Cl2 में चला गया। तो यहाँ देखो कितना मोल? 2 मोल। यहाँ कितना मोल? 1 मोल। किसी को अगर ऐसा लग रहा होगा कि सर ये 2 मोल है, तो नहीं, ये क्लोरीन का लिखने का तरीका है Cl2। यहाँ पे पहले कितना मोल? 2 मोल। अब कितना? 1 मोल। पहले 2 था, अब 1 हो गया, मतलब घट गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी जो है डेल्टा एस जो है सो नेगेटिव होगा। डेल्टा एस क्या हो जाएगा? घटना मतलब नेगेटिव। अब पहले पूछा डेल्टा एच, उसके बाद पूछा डेल्टा एस, तो डेल्टा एस क्या होगा? नेगेटिव। तो देखो सेकंड में कौन कौन? सेकंड नेगेटिव, ई भी नेगेटिव। ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि नेगेटिव सेकंड है ही नहीं, खत्म हो गया ऑप्शन। ई भी नहीं हो सकता, ई भी खत्म। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बचा है। तो डेल्टा एस नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब देखते हैं डेल्टा एच पे कमेंट करता हूँ। अब डेल्टा एच क्या होता है? हीट होता है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन गैस था, यहाँ 1 क्लोरीन गैस है। तो कोई चीज़, एक बात सोचो, पहले 2 था, अब क्या हुआ? हीट उसको नहीं दिए। हीट करेंगे तभी तो कोई चीज़ बॉन्ड टूटता है। अब टूटा नहीं, बॉन्ड बन गया। पहले सिंगल था, अब डबल हो गया, तो ठंडा पड़ा होगा तभी तो बॉन्ड बना होगा, जुड़ गया होगा। तो मतलब टेम्परेचर क्या हो गया होगा? एंथैल्पी क्या हो गया होगा? घट गया होगा, मतलब नेगेटिव में चला गया होगा। इसीलिए डेल्टा एच यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव। जैसे टेम्परेचर नहीं दिए तो बॉन्ड नहीं टूटा, बॉन्ड बन गया, इसलिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब बता नेगेटिव दोनों किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। ये हम लोग को फाइनल आंसर हो जाता है 20 का। शायद ये एक्सप्लेनेशन पूरा क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 21 की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या पढ़ा है? क्या दिया है 21 में? द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस। ये डायरेक्ट रट लो ही, बढ़िया रहेगा। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस और इक्विलिब्रियम, तीनों का कंडीशन मैं लिख देता हूँ। अगर किस पे दिया? डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी। डेल्टा जी तो मैं एक बात बताता हूँ, डेल्टा जी पे पहले कमेंट करता हूँ। अगर डेल्टा जी 0 के बराबर आया तो इस सिचुएशन में बोला गया इक्विलिब्रियम। कौन कंडीशन में रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब ना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा, दोनों एक दूसरे में बराबर रहेगा। बोले ठीक है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, मैं लिखा रखा हूँ क्लास के नोट्स में, डेल्टा जी क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब समझ ही रहा होगा, नेगेटिव दे दिया तो ये स्पॉन्टेनियस है। कैसा रहेगा? स्पॉन्टेनियस। अगर यही डेल्टा जी ग्रेटर देन, क्लास में करवा रखा हूँ, तो बस कुछ नहीं, रिएक्शन नहीं करना चाहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बताओ कौन सा आंसर होगा? देख लो। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। यही तो है नेगेटिव। सर ये वाला आपको नहीं दिख रहा? ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, सॉरी ग्रेटर देन है। बोले ठीक है, ऑप्शन सी समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 22, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22, इन द रिएक्शन डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी कॉमा यू रिप्रेजेंट, डेल्टा यू क्या रिप्रेजेंट करता है? तो देखो डेल्टा यू की मैं बात करूँ ना तो एनर्जी होता है, लेकिन कौन सा एनर्जी होता है? बात आती है सर एनर्जी सब में है, तो एनर्जी अगर बात करूँ तो इंटरनल एनर्जी की बात होती है। किसका बात होती है? इंटरनल, आंतरिक। अब इंटरनल एनर्जी किस में है? ये ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी क्लास में एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन करवाए थे और शायद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में दिया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं अभी भी बताऊंगा, फिर भी मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखो 23 क्या है? क्या लिखने बोला? पहले पढ़ो। रिएक्शन दे रखा है, क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब केसी की बात कर रहा है, तो केसी का निकालने का तरीका क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट लिखने के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या? रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट देखो तो क्या है? देख लो, प्रोडक्ट CO2 हुआ, लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना कि ब्रैकेट में गैस लिखना ना भूले, अपॉन प्रोडक्ट एक बचा हुआ अभी भी, प्रोडक्ट CO2 हो गया
फिर कंसंट्रेशन ऑफ CaO सॉलिड ब्रैकेट में लिखना ना भूले, अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है CaCO3 ब्रैकेट में सॉलिड। और एक मैं बात बता देता हूँ, सॉलिड का वैल्यू हमेशा 1 होता है, लिख भी देता हूँ ऊपर में, सॉलिड का वैल्यू कितना होता है 1। तो लिखने का तरीका देख लो, काटेंगे नहीं, क्या ये सॉलिड है जिसका वैल्यू पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 1, तो CO2 गैस कंसंट्रेशन लिखना इंटू 1 करना अपॉन इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ब्रैकेट में सॉलिड लिख रखा हूँ तो 1। तो इसको हम लोग फाइनली लिख कैसे सकते हैं, Kc इक्वल टू CO2 गैस लिखना बहुत जरूरी होगा, 1 से मल्टीप्लाई करें वही होगा। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में लाइक कर रहा है, सो ऑप्शन नंबर कौन सा देखो तो, देख लो ऑप्शन नंबर डी। इसमें जी नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो, आंसर यही होगा। जी हम इसलिए दिए कि थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत ना हो। ये भी क्वेश्चन क्लास में करवाए हो 24। द कॉन्जुगेट एसिड H2 वाटर विल बी। कॉन्जुगेट एसिड का एक ट्रिक बताए थे, कोई भी कॉन्जुगेट किसी का भी पूछे तो कैसे क्या करना है, तो देख लो किसका कॉन्जुगेट एसिड पूछा है, वाटर का पूछा है कॉन्जुगेट एसिड। तो कुछ मत करना, जब भी Ca निकालना है, Ca का मतलब क्या बता रखा हूं, एड। अब किसका एड, हाइड्रोजन का एडिशन कर दूं तो बताओ 2 हाइड्रोजन पहले से था तो क्या हो जाएगा H3O। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हाइड्रोजन का प्लस यहाँ पे एरो पे आ जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन में है, कॉन्जुगेट एसिड अगर पूछेगा तो हाइड्रोजन जोड़ देना है, कॉन्जुगेट पूछेगा तो हाइड्रोजन को हटा देना, सीधा रूल है। लिखना है तो अपना कॉपी पे लिखना, मैंने बोल दिया इस बात को। तो देखो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट pH ऑफ द एथना MHCl सॉल्यूशन। तो आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, इधर क्या बोला है, pH वैल्यू निकालने बोला है। तो pH का पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, माइनस लॉग ऑफ बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+। बेटा ये फॉर्मूला है, इसके बिना काम नहीं होगा। तो सर H+ आयन क्या दिया है, तो H+ दिया हुआ है, गिवन, क्या गिवन। तो देखो H+ क्या दिया है, देखो H+ कंसंट्रेशन ऑफ H+ 0.0001 हाँ या ना। तो इसको लिख दो यहाँ पे, अगर चाहे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 के पावर क्या 0 मतलब डेसिमल के बाद कौन कितना डिजिट है, 1 2 3 4, तो 10 के पावर -4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, -4। क्यों लिखें, ये डेसिमल का कंसेप्ट उन लोग को आता होगा। तो क्या H+ आयन के जगह में क्या हम लोग pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन H+। बेस 10 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि लिख देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे सर नहीं लिखना पड़ेगा। तो चलो H+ आयन कितना दिया है, 10 के पावर -4। बोला ठीक है सर, कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा एक बात बता, जब तुम लोग छोटा होगा तो जंपिंग रूल पढ़ा होगा, log m के पावर n। तो ये log जो n होता है, m के पावर n है, n जंप कर जाएगा, n log m हो जाएगा। ये जंपिंग रूल बोलते हैं, जंपिंग जपांग वाला रूल कंसेप्ट है, ये लॉग वाला कंसेप्ट है। तो ये माइनस जो पावर -4 है ये जंप कर जाएगा, तो माइनस लिखो और -4 जंप कर गए कहाँ, डायरेक्ट यहाँ। बोला ठीक है सर। तो log बेस 10 और log बेस 10 का जो वैल्यू होता है हमेशा 1 होता है, इस बात को ध्यान में कर लो। तो pH इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस, और इसका वैल्यू हमेशा 1, तो +4 × 1 तो डायरेक्ट आ जाएगा हम लोग को 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लाइक करके देख लो अपना आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन डी हम लोग को आ गया 4। ऑप्शन नंबर 25 एकदम मस्त बताने का कोशिश किया। आप देख लो, कोई बच्चे को अगर दिक्कत हो तो बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है, पढ़ो पहले क्वेश्चन को, मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ, वीडियो रोक करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुनो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है, पहले इक्वेशन लिखो। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन द इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन। शायद रिएक्शन नहीं लिखा है, रिएक्शन नहीं लिखे तो देखो यहाँ इक्वेशन नहीं लिखे थे, वो लिख दिया मैंने। तो इक्वेशन पहले बगल में लिखो, 2H2 + CO
अगर गैस देना चाहे तो दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना दिया हुआ क्वेश्चन, उतना टेंशन नहीं है। ए इक्विलिब्रियम पहचान यही है, CH3OH। क्वेश्चन बोला क्या, पढ़ो, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन। क्या H2 को ऐड करना चाहता है, जोड़ना चाह रहा है H2 को, तो बताओ इधर जुड़ेगा तो इधर अमाउंट बढ़ेगा, अमाउंट समझते हो ना, अमाउंट इंक्रीज करेगा, अमाउंट बढ़ेगा। तो एक बात सोचो, हमेशा इक्विलिब्रियम क्या चाहता है कि अगर कोई चीज़ बढ़ाते हैं तो उस चीज़ को हमेशा मेंटेन करना चाहता है। जैसे जिंदगी में हम लोग कोई चीज़ का अनडिस्टर्ब होता है तो उसको देखते हैं कैसे बैलेंस करते, वही है इक्विलिब्रियम का कंडीशन। तो ये अगर हम लोग ऐड किए तो इधर क्वांटिटी बढ़ेगा, इधर क्वांटिटी बढ़ेगा, तो ये ज़्यादा है तो किधर की ओर जाना चाहेगा, उधर की ओर जाना चाहेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में बनाए रखना है उसको। तो इधर ऐड किए तो रिएक्शन किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। और देखो ये है रिएक्टेंट R और ये है प्रोडक्ट, हाँ या ना। तो हमेशा रिएक्शन अभी इस रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाएगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा। अब बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा लाइक करेगा, देख लो अब ऑप्शन पढ़ करके। क्या बोला ऑप्शन, रिएक्शन विल परस्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट। बोल रहा है कि रिएक्टेंट की ओर आएगा, इधर की ओर बोल रहा है। ये कभी नहीं हो सकता, ये तो जा रहा उधर। बोला ठीक, नो इफेक्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, रिएक्शन विल परस्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। किधर की ओर डायरेक्शन है, प्रोडक्ट की ओर। तो इसको हम लोग फॉरवर्ड भी बोलते हैं, कभी कभी नहीं, फॉरवर्ड ही बोलेंगे। और इधर आएगा तो इसको बैकवर्ड बोलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये हम लोग को फाइनल आंसर, नॉन ऑफ दी तो होगा नहीं। ये रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन समझने दिया था तो समझा भी दिया और समझ में आ भी गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन 27 की ओर चलते हैं। किधर 27, क्या है 27, मैं इसको भी हटा देता हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट करना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो 27 दो मेथड, फिर इसको भी बताऊंगा। जिसको समझ में आ जाए वो ठीक, और जिसको पहला मेथड आया वो भी ठीक, और सेकंड आया वो भी ठीक। देखो क्या निकालना, ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसका, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फर को निकालना है, सीधी सी बात है। तो देखो जिसको निकालना है उसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनेगा, बहुत अच्छा सवाल है। 12th का भी कुछ कॉपी कंसेप्ट को कॉपी करता है यहाँ पे। तो जिसको निकालना है उसको X, सर इसी में कि सभी में, सभी में जिसको निकालना है उसको X मानना। बोला ठीक है। अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन का चार्ज जो होता है वो +1 होता है। सर कैसे होता है वो भी बता सकते हैं क्या? तो मैं ये बात को बता ही देता हूँ कि कैसे होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1। ये 1 है तो स्टेबल होना चाहेगा। 1 से 0 में 1 से 1 होता है। तो ये क्या है कि लॉस कर सकता है, गेन भी कर सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर लॉस ही करता है। लॉस करने वाला इंसान जो होता है सो हमेशा लॉस जो करेगा वो हमेशा प्लस आएगा। क्या आएगा, लिख भी दिया हूँ। तो जो लॉस करेगा वो प्लस आएगा। तो कितना लॉस करेगा, +1 लॉस करेगा, इसलिए एक इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसलिए चार्ज इसका +1 लिखे। बोले ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तुम लोग को पता होगा 8 होता है। इसको तोड़ेंगे तो 2 6 में टूटेगा। वही 10th वाला कंसेप्ट है। बताइए 8 होने के लिए क्या करेगा, गेन करेगा या लॉस करेगा? गेन करेगा। कितना गेन करेगा, तो 6 था तो 8 होने के लिए कितना, 2 गेन करेगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का जो चार्ज होगा तो -2 होगा। तो ऑक्सीजन का चार्ज कितना हो गया, -2 होगा। क्लास में बताया हूँ लेकिन यहाँ भी देख लो। मतलब ठीक है। हाइड्रोजन का चार्ज +1, जो समझ गया वो ठीक, नहीं तो आद कर लो कुल मिला करके। ऑक्सीजन का -2। तो देखो 2 हाइड्रोजन का 2 लिखो, हाइड्रोजन का +1 होता है तो +1 दे दो। अब प्लस तो ये था ही, +4 है ऑक्सीजन, 4 लिखो। ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है तो -2 लिखो। सब एलिमेंट खत्म, =2 का साइन देगा। इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं। तो कोई चार्ज नहीं तो इसका मतलब 0 है, न्यूट्रल चार्ज है। ठीक है ना, बोला ठीक। प्लस का 2, प्लस का x, प्लस माइनस माइनस, 4 × 2 8 = 0, x - 6 = 0, x = +6। तो +6 किस में ऑप्शन है देख लो पहले। ये रहा एक तरीका, मेरे पास ट्रिक है, देख लो एक और। सल्फर का एटॉमिक, सेकंड मेथड, ट्रिक बता रहा हूँ। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इसको तोड़ो। 2 8 कितना, 6, और जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। देख लो 6 आया क्या, ये रहा 6, तो ये रहा 6। तो दोनों सा मेथड तुम्हें समझ में आ जाए वो दोनों मेथड अपना चपा के रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, 28, मैं इसको हटा देता हूँ, देख लो तब तक। तो देखो
27 तक हो गया, मैं इरेज कर देता हूँ। अब तो लिख ही लिया होगा सबको। तो सुनो 28 भी अच्छा सवाल है। डिस्पर्पोनेशन रिएक्शन। सर डिस्पर्पोनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? तो मैं एक सिंपल लाइन बताता हूँ। एक ही इंसान का ऑक्सीडेशन और एक ही इंसान का रिडक्शन, अगर ऐसा होगा तो इसको डिस्पर्पोनेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो सर मैं डायरेक्ट डी ऑप्शन उठाता हूँ। क्यों? आपको सर आपको आंसर पता है इसलिए डी नहीं है, मैं बता दूंगा लॉजिक काहे को मैं डी उठाया। तो डी ऑप्शन डायरेक्ट उठाता हूँ। डी क्या है? ClO4 माइनस। तो वही ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट हम लगाएंगे। तो जिसको निकालना, मान लो हमको क्लोरीन निकालना है, क्लोरीन को x मानेंगे। बोला ठीक है सर। 4 इंटू ऑक्सीजन का चार्ज -2 इक्वल टू, इसके ऊपर कितना माइनस चार्ज है रे? -1 है, तो -1 लिख दो। बोला ठीक। x प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 2 8 इक्वल टू -1। बोला ठीक। x इक्वल टू -1 प्लस 8, तो x इक्वल टू +7। अब बताओ क्लोरीन का +7 ऑक्सीडेशन नंबर आया मैक्सिमम पॉइंट पे, उससे ज़्यादा क्लोरीन नहीं जा सकता है, 7 से ज़्यादा कभी नहीं जा सकता है। इसका मतलब लोग कह सकते हैं कि वो बढ़ नहीं सकता है, तो घट सकता है। तो इसमें एक ही गुण हो सकता है, घट सकता है और घटेगा, तो इसीलिए इसको डिस्पर्पोनेट वाला पूछा है, डज नॉट। तो इसीलिए ये डिस्पर्पोनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो वही ना, ये अपना रिडक्शन नहीं कर सकता। रिडक्शन का मतलब ये होता है कि वो रिडक्शन की जगह में ऑक्सीडेशन करो, ये ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि और ऑक्सीडेशन इसका बढ़ नहीं सकता है, घटेगा। तो डिस्पर्पोनेशन का मतलब होता है घटना और बढ़ना, ऑक्सीडेशन होना, रिडक्शन होना, तभी होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर 29। तो देख लो इसको, तो लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट करना कर लो। हम लोग 29 की ओर चलते हैं। 29 मस्त क्वेश्चन है। 29 अगर मैं बात करूं तो यूपेक नेम है, बहुत छोटा सा सवाल है। क्या है देखो, एक सी लिखो, लिख दिया। CH3 3 ठो है, तो एक इधर एक इधर एक इधर, CH3 CH3 CH3। Cl है तो यहाँ Cl लगा दो। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, वही पुराना रूल है हम लोग अपना जो पढ़ते थे, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिया। बोला ठीक है सर। नंबरिंग है देखो 1 2 1 2, कहीं से भी करो, कोई परेशानी नहीं है। बोला ठीक है। अब बता 2 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल, तो सबसे पहले अल्फाबेट में क्लोरो आता है, तो 2 क्लोरो, उसके बाद मिथाइल आएगा 2 मिथाइल, उसके बाद मेन चेन में देखो 1 2 3 का इनको बोलते हैं प्रोपेन। तो देख लो कौन सा ऑप्शन लाइक किया सो, 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी तो समझ में आ गया होगा, और ये हम लोग को आंसर आ गया। तो जिसको देखना देख लो, फिर मैं हटाऊंगा इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 क्या है? 13 बहुत अच्छा सवाल है, करवा रखा हूँ, क्लास में भी करवा रखा हूँ। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला भी दे दिया है, तो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। अब बताओ C6H6, ये रहा बेंजीन, ये है बेंजीन। कभी कभी बेंजीन के गोल भी दे देता, तो दोनों में सही है, लेकिन हम इसी को लेंगे। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो देख लो कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 1 3, तो एक हट रहा है, एक हाइड्रोजन लगा दो। इसमें भी सभी में 3 बॉन्ड बना रहे, एक हाइड्रोजन लगा दो सभी में, इसमें भी लगा दो और इसमें भी लगा दो। अब बात आती है कि ठीक है समझ में तो आ गया, लेकिन सर काउंट कैसे करें? तो सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा 0 पाई, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। ये सब चीजें बता रखा हूं अभी, हालांकि मैं बता दे रहा हूं। तो सिंगल बॉन्ड में सभी में सिग्मा 1 होता है, पहले सिग्मा काउंट करो। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल सिग्मा कितना? सिंगल बॉन्ड सबका गिन लिया, सिंगल में भी 1 होता है, डबल में भी 1 होता है, ट्रिपल में भी 1 होता है, तो सभी में गिन काउंट कर लिया हमने, तो 12 सिग्मा। अब पाई देख लो, पाई डबल बॉन्ड में कितने पाई होता है? एक ही पाई तो होते हैं, तो 3 डबल बॉन्ड है तो 3 पाई होगा, तो 1 2 और 1 3। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में लाइक करेगा। सो 12 सिग्मा 3 पाई,
12 सिग्मा 3 पाई। ये हम लोग को 13 तक कंप्लीट होता है। अब 13 के बाद हम लोग नेक्स्ट देखो 31 का द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी, कार्बन का पूछा है, किसका, ये इसका। तो इसका पहले स्ट्रक्चर बनाओ, इधर आओ, C डबल बॉन्ड, इधर भी H, इधर भी H। सर कैसे जानेंगे, तो यहाँ H2 था तो एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो इसलिए बना दिया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, तो हाइब्रिडाइजेशन पहले तरीका तो बहुत है, लेकिन करने का तरीका देखो एग्जाम में कैसे करेगा। तो सिग्मा काउंट कर लो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा। और मैंने बताया इसके जस्ट एक क्वेश्चन आया था, चाहे सिंगल बॉन्ड हो तो उसमें भी सिग्मा 1 0 पाई, डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई। अब देख लो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो सब में सिग्मा एक ही होता है। तो देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इसमें भी सिग्मा 1 होगा तो 3 सिग्मा। 3 सिग्मा लिखने के बाद क्या करो, sp लिख लो और हमेशा 3 है तो घटा के लिखो। बताओ कौन सा आंसर होगा, देख लो sp2 कहीं है क्या, देखो तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 भी मस्त सवाल है, 32 भी मस्त सवाल है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि जगह बन जाए हम लोग को अपना। तो देखो 32 क्या पूछा है, न्यूक्लियोफाइल पूछा है। तो न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करूं ना, न्यूक्लियोफाइल में अगर बात करूं तो नेगेटिव होता है। एक तो पहले इसको पहचान करने का तरीका नेगेटिव, जिसके सर पे नेगेटिव तो समझना न्यूक्लियोफाइल सॉरी। न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव, या अगर बाय चांस नेगेटिव ना दिखे तो लॉन पेयर। क्या लॉन पेयर, सर कैसे पहचानेंगे लॉन पेयर? लॉन पेयर ऐसा दिया रहेगा, मॉलिक्यूल एकदम न्यूट्रल होगा और उसके ऊपर एक लॉन पेयर होगा। दो तो तरीका मैंने बता दिया। तो देखो अरे एक बात बताएं क्या, न्यूक्लियोफाइल तो बात बता दिए। अगर इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल अगर सबसे आसान है पहचानने का, इलेक्ट्रोफाइल में जिसके सर पे प्लस दे दे, जिसके सर पे प्लस दे दे, किसी के ऊपर दे दे तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब बताओ, देख लो भी। अब सुनो ऑप्शन नंबर 32 प्लस आ गया, न्यूक्लियोफाइल पूछा नहीं है तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल पूछ रहा है, सीधी सी बात है। तो दोनों में से कंसेप्ट लगा लो। न्यूक्लियोफाइल अगर पूछे तो नेगेटिव या लॉन पेयर, नेगेटिव या लॉन पेयर। नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा एक नेगेटिव होता है। नहीं मानेंगे सर, मत मानो, देख लो। नाइट्रोजन लिखा 1 2 3 बॉन्ड बनाया और एक ऊपर में लॉन पेयर होता है। लॉन पेयर के कारण से न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ये भी आंसर है, मतलब ई न्यूक्लियोफाइल है, नहीं पूछा है, इसको छोड़ दो भी। क्लोरीन के ऊपर माइनस दे देते, ऑटोमेटिक है, माइनस दे दिया मतलब न्यूक्लियोफाइल है। इसके ऊपर देखो वाटर के ऊपर भी अगर मैं बात करूँ ना तो एक इधर लॉन पेयर होता है और एक इधर लॉन पेयर होता है। क्या लॉन पेयर आ गया मतलब न्यूक्लियोफाइल है। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, देख लो। एक तो इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा क्लोरीन प्लस आ जाएगा, और बता भी देते कि जिसके ऊपर प्लस है तो इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन था 32। अब 33 की बात करता हूँ। 33 भी मस्त, मतलब थोड़ा सा लॉजिक क्वेश्चन है 33। आओ देखो 33 क्या पूछा है। स्ट्रक्चर आइसोमर दिया हुआ है, एक ए दिया है और एक ये दिया है। ये दिया हुआ है। एक बात बताओ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब NF, 4 कार्बन C4, 3 2 5, 5 2 7 और 3 10, हाइड्रोजन 10, ठीक है ना। और एक ऑक्सीजन लिख दो। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेगा तो सेम ही आएगा, C4H10O। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन एक बात देखो, इधर 2 है, इधर भी 2 है, मतलब ठीक का ऑक्सीजन का इधर 2 इधर 2, लेकिन ये ऑक्सीजन के एक ही इधर है, इधर 3 है। इसका मतलब देखो क्या चेंज किया, मतलब बंटवारा चेंज किया। तो ऐसे सिचुएशन आएगा, देखो ये भी इथर है, ये भी इथर है। अगर दोनों सेम वो है लेकिन ये और ये दोनों डिफरेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में बोला गया मेटामर्स। क्या बोला गया, मेटामर्स। पहचान कैसे करेगा, तो ऑक्सीजन के बीच में खड़ा हो जाना। देखो इधर 2 था, इधर भी 2 था, लेकिन उसमें देखो इधर 1 था, उधर 3 हो गया। तो मतलब चेंज क्या हुआ, ऑक्सीजन के दोनों साइड। तो इसको, इस सिचुएशन को बोला गया मेटामर्स। अब देख लो मेटामर्स कहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको ये रहा मेटामर्स। द सब्स्टिट्यूटेंट दैट कैन बी नॉट क्लासिफाइड
एज इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग खींचने वाला नहीं है? तो एक बात बता देता हूँ खींचने वाला तरीका, ये भी लिखाया गया है लेकिन फिर भी देख लो। NCN मतलब NO2, CN या X मतलब वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही है X। ये सब जहाँ जहाँ दिख जाए ये खींचता है, क्या करता है? खींचता है। लेकिन R जो है मिथाइल ग्रुप खींचता नहीं है, ये दे देता है। CH3, CH2, CH3 ये सब जो है सो हमेशा देता है। तो बोला है कि विथ ड्राइंग, तो ये ड्राइंग, लेकिन ये क्या करता है? देता है, तो डोनेटिंग करता है। तो यही आंसर हम लोग को हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्या पूछा है, मार्कोनी रूल जानता है, एकदम जानते हो। सर कैसे जानेंगे कि मार्कोनी है? तो डबल बॉन्ड HBr दे दिया, मैंने क्लास में बताया था। डबल बॉन्ड सिंगल में जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल में जाएगा, तो डबल को सिंगल में बोलो। और जब डबल को सिंगल में जाएगा तो देखो यहाँ पे डबल है, ये टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे एक एक बॉन्ड लग जाता है। जहाँ टूटेगा जहीं पे तोड़ा वहीं पे लगाना। बोला ठीक है, लगा दिया। अब हाइड्रोजन प्लस Br माइनस, अब देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 है जबकि यहाँ हाइड्रोजन 1 है। ये हाइड्रोजन वहां जाना पसंद करेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो यहाँ 2 है जबकि यहाँ 1 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और Br यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH3 Br। इसका अगर नेमिंग किया जाए 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन, यही है मार्कोनी रूल। पढ़ाए हैं क्लास में, बताएं और ये समझ में भी आ गया होगा। तो देखो 2 ब्रोमो प्रोपेन किस में है? ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द एडिशन ऑफ वाटर इथाइन, क्या अगर इथाइन को वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाएगा 330 केल्विन में, तो एक बात तो बता देता हूं, बताने में तो बहुत कुछ बता सकते हैं लेकिन सब चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्लास में ही करवाया गया है, और नहीं तो देखते हैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, तो देख लेना अपना जैसा भी होगा। तो जब भी एल्काइन को रिएक्शन वाटर के साथ कराया जाएगा तो हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। सर कितने एल्डिहाइड, कितने कार्बन का एल्डिहाइड? तो कितने कार्बन? 2 कार्बन, 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड CH3CHO, यही है एल्डिहाइड। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में लाइक करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37। द नेसेसरी ऑक्सीडेशन फॉर एनी सिस्टम ऑफ एरोमेटिक आर, तो एरोमेटिक के लिए कंडीशन मैं बता देता हूँ। एरोमेटिक के लिए बहुत पॉपुलर है टॉपिक। एरोमेटिक की बात करो तो चाहे तुम नीट का देखो या जेईई मेंस का देखो या जेईई एडवांस का देखो, इससे पूछता है। तो मैं एरोमेटिक का कंडीशन बता देता हूँ। पहले प्लानर होना चाहिए। सर प्लानर का होता है सर, तो देख लो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। ये है बेंजीन, मैं छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू से समझा रहा हूँ। रूल तो बहुत बड़ा रूल है, 5-6 रूल है जिसमें से एक एक क्वेश्चन आते रहता है। तो देखो ये है बेंजीन, तो पहले ये जो है सो प्लानर है। प्लानर का मतलब ये होता है कि एक ही सतह पे ऐसे रहता है, तो बेंजीन जो होता है सो प्लानर है। बोला ठीक है, पहला ऑप्शन तो ठीक है। तो यहाँ प्लानिटी लिखा हुआ तो ये भी सही है। फिर क्या बोला? कंप्लीट डीलोकेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन रिंग। क्या बोला? ध्यान से सुनो। पाई जो होगा सो डीलोकलाइज होगा, तो ये पाई यहाँ शिफ्ट करेगा, ये पाई यहाँ शिफ्ट करेगा, ये पाई यहाँ शिफ्ट करेगा। तो देखो यही कंप्लीट है कि नहीं है? कंप्लीट डीलोकेशन ऑफ पाई, पाई का यहाँ से यहाँ जाना, इसी को बोला जाएगा डीलोकेलाइजेशन। तो देखो ये यहाँ शिफ्ट कर गया, ये यहाँ शिफ्ट किया और ये यहाँ शिफ्ट किया, इसी को बोला गया। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। एरोमेटिक का कंडीशन भी ठीक है। ये बेटा सी की बात करूं तो हक्कल रूल ही है। एरोमेटिक के लिए स्पेशल रूल होता है हक्कल रूल, तो ये भी है। इसका मतलब हम लोग का आंसर कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। ये हो जाता है 37 के बाद हम नेक्स्ट क्लास। तो देखो 38 में क्या है कि CH3, ये पहचानने का तरीका, रिएक्शन का नाम पूछ लिया। तो एरो पे अगर ड्राई ईथर लिख दिया, जब भी ड्राई ईथर लिख दिया तो डायरेक्ट बोलना कि कुछ नहीं है और ऊर्ज रिएक्शन है। बताओ एक ही ऑप्शन में दिख रहा होगा, कॉल्वेज नहीं होगा, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होगा, एक ही रिएक्शन ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट सिंपल याद करने का तरीका यही है। एरो पे ड्राई ईथर देगा ही देगा ऊर्ज रिएक्शन, और पूछेगा ही पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट।
तो सर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की बात अगर आती है तो क्या होता है ये, तो मैं फिर से एक बेंजीन को लेना चाहूँगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब बता देता हूँ। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये जो जाता है ना डबल सिंगल में, डबल सिंगल में, डबल सिंगल में जो जाता है ना, इसी को बोला गया डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इसको केमिस्ट्री की भाषा में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसको रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। तो ये इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, इसका मतलब लोग कह सकते हैं कि रेजोनेंस में होगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? तो इंडक्टिव इफेक्ट तुम लोग को क्लास में ही बताया गया हो कि प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी बताया गया। तो एक ऐसा ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है सो डिस्टिलेशन में ही, ये अलग दुनिया का ही चीज है, ये अलग चीज दे दिया है। तो डिस्टिलेशन में ही क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर, मैं क्वेश्चन नंबर 40 की बात करता हूं तो 40 वाला मस्त सवाल है, थोड़ा सा एकदम कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा पेचीदा किया है, ज्यादा नहीं किया है। तो मैं थोड़ा सा इधर करके दिखा देता हूं। CH3 CH2OH, क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? एरो पे जो लिखा हुआ कॉन्क H2SO4 और 443 केल्विन, क्या ये H को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं? CH2 को 3 H था तो क्या एक H ऐसे लिख दें? बोले हाँ। CH2OH था तो क्या ऐसे लिख दें? बोले हाँ। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ से वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा रे? वाटर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या? CH डबल बॉन्ड CH2। और जब भी वाटर निकलेगा यहाँ से तो देख लो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखो यहाँ से 1 बॉन्ड और 2-3 बॉन्ड बना, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाया नहीं, इसका मतलब यहाँ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? C2 1 2, C2 हाइड्रोजन क्या है? 4, 2 और 2 4। अब बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा लाइक करके तुम्हारा, देखो तो देख लो, उसके बाद चलेंगे। ऑप्शन नंबर शायद हम लोग को ऑप्शन लाइक कर गया, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था हम लोग को 40 नंबर क्वेश्चन और ये होता है इंड। अब ये क्वेश्चन के बारे में अगर ये मॉडल पेपर के बारे में बताएं तो बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे और बहुत क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन आएगा, कुछ परसेंट आ जाएंगे, कुछ परसेंट जो नहीं आएगा वो क्लास में हम लोग पढ़े थे या पढ़ाया गया था वो तो क्लियर हो जाएगा। अब सुनो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हो सकता है मैं मैथ भी अपलोड कर दूंगा कुछ समय के बाद।